नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जहां देश भर के लगभग 700 जिलों में वाणिज्य उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रांगण में विजय उत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने किया और निर्यात से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और जानकारी हासिल की। इस अवसर पर फरीदाबाद की इंडस्ट्री द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली ऑटो पार्ट्स, रेडीमेड गारमेंट और स्टड हेलमेट आदि आइटम्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर उद्योगपतियों द्वारा एक खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें एक्सपोर्ट से संबंधित तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। खासकर छोटे उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा निर्यातकारों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि भारत को बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए फरीदाबाद में वाणिज्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूसरे उद्योगपति भी सीख लेकर जाएंगे कि किस प्रकार वे अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्यात के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी योजना बनाते हैं वो धरातल पर कामयाब होती है। तो हम वनिते सप्ताह या वनिते वीक मना रहे हैं, तो हमने सभी फरीदाबाद तो इंडस्ट्रियल हब है, तो सभी हमारे इंडस्ट्रीज को बुलाया। एक्सपोर्टर कन्क्लेव के माध्यम से हम उनको बता रहे हैं कि क्या क्या सरकार की नीयतें हैं, क्या क्या सरकार आगे करने वाली है। उनसे भी रूबरू होकर उनके सजेशन लेके आज़ादी का मतलब भी बता रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बना दें, देश में एक्सपोर्ट या हमारा मल्टी लेवल इकोनॉमी कैसे बन सकती है, उसमें कैसे आप बढ़ चढ़ के इच्छा रख सकते हैं। इनसे हम सलाह मशवरा करके इनके जो इशूज हैं वो भी सरकार के सामने। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या क्या आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट की यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, आपने अभी मुआयना किया था? सबसे पहले मैं FIA का बी आर भाटिया जी और इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें यहाँ पे FIA के ऑफिस में ये एक्सपोर्टेड कंपेयर करने की। यहाँ पर जैसे फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब तो है, एक्सपोर्ट्स का भी है, तो डिफरेंट गारमेंट इंडस्ट्रीज है या ऑटोमोटिव पार्ट्स है या प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं या हमारे डिफरेंट कंपनीज लाइक शर्ट्स जो हेलमेट बना के और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इनकी प्रदर्शनी की गई है DIC डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का यही ध्येय है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के 700 कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसमें फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का आज ये कार्यक्रम था। ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की तरफ से था, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री चंडीगढ़ से भी आए थे, श्री अश्विनी गुप्ता जी, और DC साहब ने ये प्रोग्राम चेयर किया। तो हमें खुशी हुई कि FIA के प्रांगण में इस तरह का एक एग्जीबिशन लगा। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, अपने प्रोडक्ट एग्जिबिट किए और बहुत अच्छा एक वातावरण बना हुआ। जिस तरह से आपने देखा सभी एक्सपोर्टर फरीदाबाद के आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का जो सपना है आने वाले प्रधानमंत्री, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया सपना देखा। और क्यों मैं बिल्ट नेचुरल और मैं एम्प्लॉय हूँ इसमें, ऑपरेशंस मैनेजर एज ए एम्प्लॉय हूँ मैं। गौतम, माय नेम इज़ गौतम एंड ये हमारी कंपनी स्टार्टअप है। अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं हमें ये कंपनी चलाते हुए एंड इसके अंदर हम मेन वुमेन के स्पोर्ट्सवेयर और एक्सेसरीज बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अराउंड 3 से 4 कंट्रीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, US में, UK में और यूरोप में। और हमारा जितना प्रोडक्ट आता है वो भी सारा फैब्रिक्स जो हैं वो भी हम इन हाउस हैं सारे। हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हमने लगा रखी हैं। 3 हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, प्लांट है हमारे। एक सेक्टर 59 फरीदाबाद, एक सेक्टर 11 फरीदाबाद और एक हमारी गुड़गांव में है। कितनी मांग है विदेशों में? विदेश के अंदर हमारे अराउंड महीने के 5 से 6 हज़ार पीस हमारे जाते हैं एक्सपोर्ट जो हम करते हैं यहाँ से, इंडिया से। तो आप क्या मानते हैं आने वाले भविष्य में भारत का एक्सपोर्ट कितना बढ़ना चाहिए? जो अभी प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमें इस साल के अंदर 400 बिलियन का करना चाहिए और इन फ्यूचर जो। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष का ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तथा फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव मौजूद रहे। दिखाई दे रहा नजारा ग्रेटर फरीदाबाद का है। ग्रेटर फरीदाबाद के स्कूल कुंदन ग्रीन वैली का है, जहां गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल का स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। दरअसल
मनीष कुंदन स्कूल में ही छात्र रहे हैं और पैरा ओलंपिक में पहले भी जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तब वो कुंदन स्कूल में ही पढ़ रहे थे। ये कार्यक्रम कुंदन एजुकेशन ग्रुप की तरफ से ही आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव का स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने बुके देकर और फूलमालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप शिखा प्रज्वलित करके किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष के प्रयासों को न केवल सराहा बल्कि कुंदन स्कूल के आयोजकों को भी इसकी बधाई देते हुए मनीष के प्रदर्शन की सराहना की। ग्रेटर फरीदाबाद में सभी स्कूलों के संस्थापकगण, प्रिंसिपल, आज मनीष नरवाल जो गोल्ड मेडल जीता है या हिंदुस्तान में सारी दुनिया में अपना परचम फैलाया है, आज वो मंच पे है। हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव जी, हमारे ज़िले के डीसी हैं, और सबसे बड़ा खुश वो अधिकारी होता है जिसके ज़िले में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो वहाँ उसके राजनीतिक क्षेत्र में भी और प्रशासन क्षेत्र में सबका नाम बढ़ता है। और जितेंद्र जी को पूछते हैं कि आपके लड़के वहाँ मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है, उसकी भी चर्चा होती है। आज हमारे बीच में है भाई भारत, आज कुंदन वैली से आज कुंदन ग्लोबल के नाम से जो ग्रेटर फरीदाबाद में अपनी जो स्कूल की जो पहली शुरुआत करी है, अब ये नहर पार नहीं ग्रेटर फरीदाबाद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब बार बार लोग कहते नहर पार, तो ये हमें बहुत बुरा लगता था। और केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, और हम सब ने कहा ये नाम एक ऐसा है कि जहाँ नोएडा भी ग्रेटर नोएडा के नाम से है तो इसको भी नाम ग्रेटर फरीदाबाद का नाम दिया जाए, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सारे देशों से जो भी लोग यहाँ आएंगे तो ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से एक अपनी पहचान होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जाट समाज संस्था द्वारा पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता मनीष और सिंहराज अधाना को समाज की तरफ से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया और साथ ही सरकार से मांग की है कि वे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा प्रदान करें, क्योंकि खिलाड़ी किसी एक समाज का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 कम्युनिटी सेंटर का है, जहां पर पैरा ओलंपिक विजेताओं को भारतीय जाट समाज की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही समाज की तरफ से कहा गया कि खिलाड़ी चाहे किसी भी जाति से हो, लेकिन वो किसी एक का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए खेलता है और मेडल लाकर देश का नाम रोशन करता है। नाम है क्या डेजिग्नेशन? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं 2 बार एशियाई खेलों में पदक विजेता 2002, 2006 में 2 एशियन खेल और बुसान एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में, और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से ध्यानचंद पुरस्कार विजेता हूँ और हरियाणा के राज्यपाल से भीम पुरस्कार विजेता हूँ। मैं टाली गाँव का रहने वाला हूँ। आज भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसने पैरा ओलंपिक में हमारे फरीदाबाद जिले के और बल्लभगढ़ के ही रहने वाले हैं दोनों भाई, मनीष नरवाल स्वर्ण पदक विजेता और सिंहराज अधाना रजत और कांस्य पदक विजेता, उनका स्वागत सम्मान समारोह करने का ये एक आज कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें मैं बधाई देता हूँ अपने दोनों पदक विजेताओं को और धन्यवाद। सर क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपके? क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपके? भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़। अरे आज ये कार्यक्रम क्या सम्मान समारोह आज किया गया सम्मान किस समारोह तरीके है से गेस्ट किया ऑफ ऑनर जो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना, एक ने मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में और सिंहराज अधाना ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये हरियाणा के अंदर ये हमारा सौभाग्य है बल्लभगढ़ के अंदर जो 3 मेडल एक बल्लभगढ़ में आए हैं, 4 मेडल आए थे, 3 हरियाणा में और वो भी बल्लभगढ़ से।
तो एक हमने इस चीज़ को अपना सौभाग्य समझ के इनका सम्मान किया है। ये देश की शान है। प्लेयर जो होता है वो किसी का एक का नहीं होता, पूरे देश का है। इन्होंने पूरे देश का झंडे को ऊपर रोशन किया है, नाम रोशन किया है। तो हमने इस वजह से भारतीय जाट समाज ने इनका तहे दिल से स्वागत किया। कार्यक्रम यही भाई, इससे हमारे नौजवानों को, बच्चों को और आगे आने का मौका मिले, क्योंकि जो अगर हम इन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो और बच्चों को भी वो लगेगा, तो वो भी आगे आएंगे। कौन से खिलाड़ी आज आए हैं आपके पास? हमारे पास सिंगराज अदाना जी और अपने ये मनीष नरवाल जी और भूपेंद्र कालीरमन। सर, एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें तैयारी करने के लिए ना तो कोई स्टेडियम है बल्लभगढ़ के अंदर, ना कोई कोच है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार से किस तरीके की अपील करना चाहोगे? यही अपील करने जाएंगे भाई, जब हमारे लोग, हमारे बच्चे मेडल ला रहे हैं तो उनकी सुख सुविधा का और उनके इसको आगे, हुनर को आगे ले जाने के लिए सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। चलिए शुरू करेंगे अगली खबर का। जनसंघ के संस्थापक एवं राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण एवं निर्वाचन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी दिवस के मौके पर वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए और देश की तरक्की की बात करने के लिए बीता था। उन्हीं के पदचिन्हों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ देने का काम कर रही है। बीजेपी के अंत्योदय योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति का ही परिणाम है, जो अंतिम व्यक्ति लोगों को ये लाभ पहुंचा रही है, अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को भी। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में जानकारी दी। बता दें कि सेक्टर 8 फरीदाबाद कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधानसभा के सभी वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा फरीदाबाद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, क्या कार्यक्रम रखा गया? पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और पूरे भारत में कोने कोने में पंडित जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी रीति से जो देश को जो बढ़ावा, देश की जो विचार, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जो पंडित दीनदयाल जी ने जो विचार दिए देश को, आम आदमी के अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जो क्या उसका उद्धार होगा, अंतिम व्यक्ति के लिए क्या करना है, सरकार को क्या करना, आम आदमी क्या करना, उस विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और दीनदयाल जी के जो चाहे देश के प्रति हो, सीमाओं को हो, या इस तरह की जो बातें थी, उन विचारों को लेकर आज भारतीय में बहुत बड़ा दरक बना है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के गांव बुआपुर की रहने वाली सौम्या आनंद ने यूपीएससी के एग्जाम में 492 रैंक हासिल कर अपने गांव के साथ साथ पूरे फरीदाबाद का देश में नाम रोशन किया। वहीं सौम्या के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और जहां एक और यूपीएससी के एग्जाम में पूरे हरियाणा ने अपना परचम लहराया। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाली सौम्या के घर बधाई देने वालों का लगातार सुबह से ही तांता लगा हुआ है, क्योंकि स्वामी आनंद ने यूपीएससी के एग्जाम पास करके 492 रैंक हासिल की हैं। आपको बता दें कि सौम्या आनंद मूल रूप से फरीदाबाद के गांव बुआपुर की रहने वाली हैं और मध्यम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कड़ी मेहनत करके सौम्या ने इस मुकाम को हासिल किया है और अपने परिवार का पूरे देश में नाम रोशन किया है। वहीं अब सौम्या IAS अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहती हैं। ये सभी बुआपुर गाँव के वासी हैं। आज हमारी एक बेटी ने IAS UPSC की परीक्षा पास की है और उसका 492 रैंक आया है। पिछले काफ़ी दिन से वो मेहनत कर रही थी। हमें खुशी की बात यह है कि सौम्या ने 22 वर्ष की उम्र में ही और पहले ही अटेम्प्ट में आज IAS की परीक्षा पास की है। इसके लिए हम बेटी को भी, बेटी के परिवार को भी, खासकर उनके दादाजी हैं तोताराम मास्टर जी, उनको बधाई देता हूँ। पिताजी को, उनकी माताजी को बधाई देता हूँ, उनके परिवार को। और हम पूरे गांव में आज बहुत खुशी है कि हमारी एक बेटी ने आज फिर से नाम रोशन किया है। वैसे भुआपुर गांव में से पहले भी 2 IAS हुए हैं, आज तीसरी बेटी ने उस बात को और आगे बढ़ा के हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ हरियाणा सरकार आम लोगों को लॉकडाउन के बाद मुफ्त राशन वितरित कर रही है ताकि खास तौर पर गरीब लोगों के खान पान में किसी तरह की समस्या न आए। वहीं दूसरी ओर डिपो मालिक अपनी मनमानी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में ना तो राशन दे रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित राशन भी आम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इस मामले की शिकायत जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बड़े
अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने न केवल बल्लभगढ़ बल्कि फरीदाबाद के डिपो चलाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की चोरी दिखाई दी तो ये कार्यालय जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक का है, जहां लोगों ने डिपो मालिकों के खिलाफ शिकायत की। दरअसल पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार ने नवंबर महीने तक गरीब लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मुफ्त देने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन कुछ डिपो मालिक आम आदमी के गेहूं में वहां पर भी कटौती कर देते हैं। तो इसलिए सामने आ रही है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है, टाइम देता है, उस टाइम पे मतलब गेहूं नहीं देता है बिल्कुल भी, और अगर जाते हैं ज़्यादा टाइम लग जाएगी तो बोल रहा सर्वर डाउन हो चुका है। किस तरीके से घर अंगूठा वो किस तरीके से लगवाता है? जो मशीन होती है इनके पास जिसमें आधार कार्ड नंबर लिखा होता है, तो उससे जो आज जिस भी बंदे का आधार कार्ड लेगा उसका अंगूठा लगाया जाता है। उसके बाद वो टाइम देता है कि मतलब 2 दिन बाद 3 दिन में गेहूँ बटेंगे, उसके बाद भी वो कुछ जवाब कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर भी। पर्ची वगैरह देके जाता है? पर्ची वगैरह देके जाता है? पर्ची वगैरह देके डिपो होल्डर की ये मनमानी, एक तो राशन टाइम पे नहीं देते और एक अगर फ़ोन कर देते हैं कि भाई हाँ आज पर्ची बन रही है, उसके बाद आप जाओ तो डिपो बंद है जी, मशीन ख़राब है जी, नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी कांटा खराब, मतलब कोई ना कोई रीजन बता के आपको मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन कर रखा है, डिपो मशीन अंगूठा लगाओ और तुरंत गेहूं पाओ। ठीक है, किस तरीके से वो कितने दिन बाद गेहूं देते हो? नहीं पर्ची जैसे आज बनेगी 2 दिन बाद कह देंगे जी कल नहीं परसों बांटूंगा मैं, आज पर्ची बनेगी तो उसके बाद देता हूँ मैं आपको। सर जो पर्ची है वो मशीन की बनती है या हाथ से पर्ची? नहीं, हाथ से बनती है भाई साहब। तो सरकार ने तो मशीन की पर्ची नहीं, कोई किसी के पास मैंने तो देखी नहीं अब तक। सरकार जो कहती है मैं उस चीज़ को ही नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है। मशीन से आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, टोटल महंगर काउंट करके आपको पर्ची हाथ से बना के दे दी जाएगी कि भाई आपको 10 किलो गेहूँ मिलेगा, आप कल या परसों में आके ले जाना। लॉकडाउन में जिस तरीके देखो डिपो, अब आपकी ये बता रहे हो कि भाई पब्लिक को राशन की दिक्कत है और उसमें कहते हैं पब्लिक को राशन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता, यही पूछ रहे हो आप? कहाँ पर डिपो आपका, कौन सी जगह? डिपो मेरा संतनगर में भी है और एक संतनगर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर गेहूँ नहीं मिलता, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें आप कह दो कि भाई संतनगर में प्रॉपर ढंग से गेहूँ नहीं मिलता। समय समय पर गेहूँ मिलता है संतनगर में, और कहते 2 बार मिलता है महीने में, वो भी एक साथ इकट्ठा मिलता है, ये नहीं कि अलग अलग बांटा जा रहा हो। तो लोगों का आरोप है कि उन्हें हाथ से पर्ची दी जाती जबकि मशीन की पर्ची मिलनी चाहिए थी। ऐसा देखिए, हम समय समय पर सभी लाभार्थियों को और आम जनता को ये सूचनाएं भिजवाते हैं, चाहे तो वो अखबारों के थ्रू, आप जैसे बंधुओं के थ्रू, और हम अपने DPRO के थ्रू ये भिजवाते रहें, उनमें अवेयरनेस पैदा करते रहें कि आप अपना राशन जब भी ले रहे हैं तो आप अपना थंब लगा रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी और रेट वो चेक करके लें। यदि कोई आपको रिसीट नहीं दे रहा है, पेपर रोल नहीं दे रहा है तो आप मत लें, पूरा नहीं दे रहा है तो अपने हक के लिए आप वहाँ पर कहें। और ये तो जागरूकता उन्हें भी लानी होगी और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कोशिश हर डिपोओं पर आप लोगों के माध्यम से करते रहें। चलिए करेंगे पलवल में गुरु व शिष्य का रिश्ता उस समय तार हो गया जब अध्यापक ने एक छात्रा को परीक्षा में अंक बढ़वाने का आश्वासन देकर दुष्कर्म किया। अध्यापक ने छात्रा के अश्लील फोटो भी लिए और उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने आरोपी अध्यापक से परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी। थाना कैंप पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर नामजद अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ASI रेणु ने बताया कि एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह LKG से 12वीं कक्षा तक पलवल के DPS स्कूल में पढ़ी है। पीड़ित जब 8वीं कक्षा में थी तो उस स्कूल में जगदीश PT आई थे और PT करवाते समय इधर उधर हाथ लगाते थे। अध्यापक की हरकतों को पीड़िता समझ नहीं पाई। पीड़िता जब 10वीं कक्षा में आई तो उस समय PTI जगदीश स्कूल छोड़कर चले गए थे, लेकिन फोन पर बात करते थे। फोन पर बात करते समय अध्यापक जगदीश परीक्षा में अंक बढ़वाने व स्कॉलरशिप दिलाने की भी बात कहकर उसे बाहर ले गए, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया तथा अश्लील फोटो भी लिए। दुष्कर्म का क्या मामला है, क्या शिकायत दी है, क्या कार्रवाई की है? एक दरखास्त हमें प्राप्त हुई है, उसमें ज़बरदस्ती बलात्कार करने वाले, जान से मारने की धमकी देने वाले और नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में पिला के उसके साथ बलात्कार होना बयान हुआ है, जिसपे हमने दरखास्त पे मुकदमा दर्ज कर दिया है। महिला क्या काम करती है जो आरोपी है? बताया जा रहा है कि वो कोई सरकारी टीचर है। पहले वो सरकारी टीचर था, लेकिन इस टाइम पे वो RPF में है। तो महिला का संपर्क कैसे हुआ है, कोई जानकारी है कैसे? इस लड़की का ये टीचर रहा है, PTI टीचर रहा है ये, तो ये उसी स्कूल में, ये जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी में टीचर था और बाद में ये गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। पीड़िता वो छात्रा है? हाँ, छात्रा ही है इस टाइम।
चलिए बात करेंगे पलवल क्षेत्र की ही। पलवल जिले से यूपीएससी की परीक्षा में हसनपुर से कीर्ति तोमर ने 89 रैंक और प्रिंस सेवतिया ने 295 रैंक तो मोहित रावत ने 462वीं रैंक हासिल की है और पलवल जिले के साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। तीनों की उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ, फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिठाइयाँ खिलाकर गुलदस्ते भेंट कर फूल मालाओं से मोहित का स्वागत किया और जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में 462वीं रैंक हासिल कर पलवल जिले व अपने परिवार का नाम रोशन किया। जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि मोहित रावत ने एक और मुकाम हासिल किया है तो पलवल शहर में उनके घर बधाई देने वालों लोगों का तांता लग गया। परिवार के लोगों ने, पड़ोसियों ने मिठाइयाँ खिलाकर फूल मालाओं के साथ मोहित रावत का जोरदार स्वागत किया। रोशन करो मेरे बेटा ने, घाटा ना छोड़े पोते ने, खूब अपने परिवार को नाम ऊंचा करो मेरे पोते ने। क्या कह रही हैं? बधाई देने वाले लोग आ रहे हैं, खूब बधाई दे रहे हैं मेरे पोते, घाटा ना छोड़े भगवान। जी सर। और किस तरह की इसके पीछे मेहनत की आपने? जी सर, करीब 4 साल हो गए हैं मुझे। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल जॉब की थी। 2017 अगस्त से ये सफ़र शुरू हुआ और अब जाके सफलता मिली है मुझे। तो जाहिर सी बात है, बहुत खुशी का माहौल है और मैं इस सबका श्रेय अपने घर वालों को देना चाहता हूँ जिनके सपोर्ट के बिना ये शायद पॉसिबल नहीं होता। कितने घंटे की आप पढ़ाई करते थे? किस तरह की मेहनत है सफलता की? जी सर, एक्चुअली घंटे में करीब 10 घंटे। चल बात करेंगे होडल की। होडल के गांव गुदराना में बच्चों के खेल को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। गाँव गुदराना में बच्चों के बीच हुई मामूली सी कहासुनी के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट और पथराव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झगड़े के कारण खेल को लेकर बच्चों के बीच हुई आपसी कहासुनी बताई जा रही है। गांव के ही रहने वाले हरकेश के बच्चों को झगड़ा किसी बात को लेकर गांव के ही किशन सिंह के परिवार के बच्चों के साथ हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया। पथराव के खत्म होने के बाद एक पक्ष ने अपने परिवार के लोगों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया और घर में मौजूद परिवार के सदस्यों व बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। झगड़े की सूचना मिलते ही मुनकटी थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले में दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हुए हैं, मेरा बेटा है जूतन और मेरा भाई है बड़ा किसान। कल सुबह 6:30 बजे की बात है। सुखदेव जो था, मैं और सुखदेव दोनों बंद थे मुनकटी थाना में और मुनकटी थाने में से उसका लड़का चाय लेकर के गया था नैम सिंह से उसने कहा कि जैसे वो घर जब थाने में जब आना एक आध मर्डर हो जाए। उसने ये पुलिस वालों के सामने भी कहा था। उसके बाद कोई बात नहीं, वो लड़के आते उन्होंने ताबड़तोड़ हमला इन पर कर दिया। घरों में घुस करके 40-45 लड़कों ने इतना कातिलाना हमला किया जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। और दूसरी पार्टी किशन सिंह, इनका पहले भी झगड़ा हुआ है। दोनों पार्टियों में मुकदमा दर्ज हुए पड़े हैं। करीब 1 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। उनके एक साथ इक्यावन भी कर रखी है। बार बार झगड़ा, इनका तनाव हुआ है, गांव में तनाव बना हुआ है। और कल इनका झगड़ा हुआ है, जो मुकदमा दर्ज हो रहा है 298 नंबर मुकदमा दर्ज है, जिनकी कार्रवाई कर दी है और अभी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश जारी है। झगड़े का पता चला है क्या कारण है? और रंजिश, इनकी आपस में रंजिश चली जा रही है गांव में। उनकी पुरानी रंजिश चल रही है, लड़ाई झगड़ा है, गांव में तनाव बना हुआ है इनका और इनके 4-5 मुकदमे पहले। बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।